अगर आप बिहार पीछे 2023 का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा बिहार पीछे से कैलेंडर आ चुका है और परीक्षा जो है सितंबर में प्रस्तावित है। ठीक है, सितंबर 2023 में बिहार 69 बीपीएससी की परीक्षा प्रस्तावित है, तो ये वीडियो लेक्चर उससे ही रिलेटेड है। इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस। तो इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री का पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जितने भी पीवाईक्यू आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिहार पीसीएस से रिलेटेड, उन सबको इसमें खत्म करेंगे, कवर करेंगे एक साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें जो बीपीएससी की जो ये दी हुई है घटना चक्र। इसमें हम लोग भारत का इतिहास भी देखेंगे, राज्य व्यवस्था देखेंगे, भूगोल के बारे में देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इन सभी चीज़ों को हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। तो आज इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें ये सब चीज़ें हम लोग ने देख ली, स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास का चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें घटना चक्र में, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। जो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर दीजिएगा। ये ऑप्शन ए है अंजीरा, ऑप्शन बी है दम्ब सदात से, ऑप्शन सी है किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मेहरगढ़ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का जो प्रारंभिक स्थल है वो किसको माना जाता है? मेहरगढ़ को माना जाता है। जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। यहाँ पे जो मानव बस्तियां थी 7000 से 5500 ईसा पूर्व में बस गई थी। कुछ विद्वान जो है मेहरगढ़ में पशुपालन का काल जो है 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो क्या है, 8500 ईसा पूर्व में यहाँ पे पशुपालन का काल मानते हैं। आगे दिया हुआ इसमें नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। कुछ नवीनतम खोजें हुई हैं जिनके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जो संत कबीर नगर जिला है उसमें स्थित लहुरा देव को मानते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दिया हुआ है जो यहाँ से 7000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो है सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जो लगभग 6400 ईसा पूर्व पुराने हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज से पूर्व कौन सी नवीनतम खोज? जिसने संत कबीरनगर जिले लौरा देव को बताया सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले जहाँ कृषि के। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं, कहाँ से प्राप्त हुए गेहूं के साक्ष्य? पाकिस्तान में बलूचिस्तान क्षेत्र में जो स्थित एरिया है वहां से। ठीक है, इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल डीवा है जो प्रयागराज जिले में बेलना नदी के तट पर स्थित है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि कोल डीवा कहाँ पे स्थित है, तो ये प्रयागराज जिले में बेलन नदी के आसपास का क्षेत्र है कोल डीवा, वहाँ पे स्थित है। और इसमें ये पूछ सकते हैं कि लौरा देव कहाँ स्थित है? लौरा देव जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्या हुआ, बेलन नदी घाटी के आसपास जो कोल डीवा है वहाँ से 6500 ईसा पूर्व के आसपास चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन पहला दिया हुआ है पुरा पाषाण युग को, नव पाषाण युग को ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो किसको कहते हैं कैल्कोलिथिक युग? ऑप्शन आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्यों कहते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं आगे। ताम्र पाषाण युग को चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है कि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है। चैल्कोलिथिक इसलिए युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को कि यहाँ पे संस्कृतियों में तांबे के औजार, किस चीज़ के? तांबे के औजार और साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है। उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में जो है
मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उनमें सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लाल रंग, दूसरा नीला हरा, तीसरा पांडु कलर, और जो चौथा ऑप्शन है इसमें दिया है नीला। तो इसका राइट आंसर होगा लाल कलर। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। हड़प्पा निवासी जो है मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक जो होती है का प्रयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में चाक का प्रयोग किया जाता था किस लिए? मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने के लिए। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा। प्रारंभिक हड़प्पा में पैर से चलित चाक का उपयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, और जो परिपक्व हड़प्पा काल आया तब इसमें हाथ से चलित जो चाक है उनका उपयोग किया जाने लगा मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए। ठीक है। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन सी श्रेणी? एक श्रेणी ऐसी थी जिसमें बिना डिजाइन वाले बर्तन थे। पहली श्रेणी कौन सी थी? जो बिना डिजाइन वाले बर्तन इसमें थे। और दूसरी जो श्रेणी थी उसमें चित्रित मृदभांड पाए गए। ठीक है। पहली श्रेणी कौन सी थी? बिना डिजाइन के बर्तन थे। डिजाइन के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन सी? पहली श्रेणी बिना डिजाइन वाले बर्तन, और दूसरी श्रेणी में चित्रित मृदभांड थे। मृदभांडों को बनाने के लिए मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। मृदभांड कैसे बनते थे? मिट्टी के जो थे उसमें क्या किया जाता था, मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था और फिर उसको पकाया जाता था। पकाने से क्या होता था कि ये जो बर्तन है वो हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। ठीक है। इन मृदभांडों के जो ऊपरी हिस्से में था उसमें लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, तो ये लाल रंग का उपयोग किया जाता था। यहीं से लिया गया है यह क्वेश्चन। और निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। पहले एक बर्तन बनाया जाता था, मान लीजिए ये बर्तन है, इसके चारों तरफ लाल रंग की, उसके बेस पे लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। ये ध्यान में रखिएगा, पुताई लाल रंग से की जाती थी और चित्रकारी काले रंग से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। ऐतिहासिक काल में पड़ती है सिंधु सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता किस किस युग में पड़ती है? इसका राइट आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण, जो ऐतिहासिक काल का निर्धारण है वो पठनी लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। जो ऐतिहासिक काल है उसको पढ़ने के आधार पर डिवाइड किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का ज्ञान कालखंड प्रागैतिहासिक काल का कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जब लिखने पढ़ने की कोई कला नहीं थी उस समय। ठीक है। जब उस समय ना कोई व्यक्ति लिख पढ़ सकता था ना पढ़ सकता था, तो इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास में 2500 से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। जो भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी तक का जो कालखंड है उसे आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। ऐसा इसलिए क्यों माना जाता है? सैंधो सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे जो लेखन कला तो थी, सैंधो सभ्यता में जो लेखन कला तो थी लेकिन जो लिखा गया उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल बेसिकली क्या होता है कि उस संस्कृति में लिखने की संस्कृति तो थी, वहाँ लिखा तो जाता था चीज़ों को, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसी को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? सिंधु सभ्यता की, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पकी ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो इसका आंसर होगा पकी, इसका आंसर क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मकान बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, और ये जो पकी जो ईंटें थी उनका जो पकी हुई ईंटें थी वो 4:2:1 के आकार की होती थी। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग जो ईंटों का प्रयोग करते थे पकी हुई, उनका जो आकार था वो 4:2:1 में निर्धारित था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे।
पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार अन्नागार प्रमुख है। जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है पक्की ईंटों की, इसमें क्या क्या है? विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। ये कहाँ पे मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में। इनकी सतह पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। जो पकी हुई ईंटें थी उनको जोड़ा किससे किससे गया? जिप्सम से और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया, जिससे पानी का रिसाव ना हो नीचे। जो स्नानागार है उसको जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया इनकी पकी हुई ईंटों को, जिससे पानी के नीचे रिसाव ना हो सके। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन दिया हुआ है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। हड़प्पा के जो नगर था उसमें लोथल जो है गुजरात में पाया जाता है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, लोथल कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। लोथल जो है गुजरात में पाया जाता है। कौन से जिले में? अहमदाबाद जिले में। और कौन सी नदी के पास स्थित है? भोगवा नदी के पास स्थित है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको? जो लोथल है वो कहाँ पाया गया है? भोगवा नदी के पास। और कहाँ पे मिला है ये? अहमदाबाद में। इसको ध्यान में रखिएगा आप। आगे दिया हुआ है इसमें, यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह, जैसा ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में स्थित था? अभी जैसे हमने ऊपर देखा गुजरात में लोथल तो स्थित ही था। इसको देख, इस पर टिक कर लेते हैं। और क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका लोथल ही है। जो लोथल था अभी हमने ऊपर देखा, कहाँ? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पे? अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा का हल कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है धौलावीर, बनावली, कालीबंगा, लोथल। और ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बनावली। बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल बना हुआ प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली, जहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पर स्थित है बनावली? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। बनावली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कौन सा ऑप्शन है? कालीबंगा। दूसरा ऑप्शन है धौलावीर। तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। चौथा है लोथल। और पांचवा ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर करिएगा। इसका ऑप्शन है, का आंसर है कालीबंगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ये हमने ऊपर देख लिया है। लोथल से क्या? डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में, और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है हमें? जुते हुए खेत के साक्ष्य। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, राजस्थान के। आगे देखते हैं। गुजरात के धौलावीर से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। गुजरात के धौलावीर से क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मट्टी के ईंट से बनी हुई हल प्राप्त हुई है। ये हमने ऊपर देख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है ऐसा जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है क्या? आर डी बनर्जी। दूसरा ऑप्शन है के एन दीक्षित। दूसरा ऑप्शन क्या है? के एन दीक्षित। और इसमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एम एस वत्स। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वी ए स्मिथ।
चौथा ऑप्शन बी ए स्मिथ, विंसेंट स्मिथ इनको कहते हैं, दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसमें जो बी ए स्मिथ हैं ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन स्थल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जो हैं उन्होंने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया, कब किया, वर्ष 1921 में, ठीक है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। फिर 1926 से 27 से वर्ष 1933-34 में कौन, माधव स्वरूप वत्स जो हैं उन्होंने हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। माधव स्वरूप जो है हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं, कब से कब तक, 1926-27 से 1933-34 तक। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने, तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो की खोज की और जो इसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी हड़प्पा सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि वे भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। जो विंसेंट स्मिथ दिया है नाम, वो किस लिए प्रसिद्ध थे, वो एक भारतविद थे और एक कला के इतिहासकार थे, वी ए स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोगस कोई का महत्व किस लिए है। क्वेश्चन दिया हुआ है बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि वह वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिला है। बोगस कोई से जो महत्व किस लिए, ऑप्शन पहला दिया हुआ है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा ऑप्शन दिया है क्या, कि मध्य एशिया में तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता था। तीसरा ऑप्शन दिया है वे मूल ग्रंथ, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई। बोगस कोई जो क्षेत्र है, क्या वेद की मूल ग्रंथ की रचना वहीं पे हुई। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ये है पहला वाला, क्या है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें क्या दिया गया, उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगस कोई का महत्व है, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। बोगस कोई जो एशिया माइनर से में स्थित है से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में क्या था कि ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है हमें, महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि जो वैदिक आर्य लोग थे वो ईरान से होकर भारत आए थे और इसमें देवी देवताओं का वर्णन मिलता है वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बस यही चीज़ इसमें ध्यान में रखने वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ। पहला ऑप्शन दिया गया गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुषणी। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कब हुआ था, ऋग्वैदिक काल के आसपास। तो ये इसमें कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुषणी। तो इसका राइट आंसर होगा परुषणी। राइट आंसर क्या है, परुषणी। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। 10 राज्य युद्ध, जिसको 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं, परुषणी नदी जिसका वर्तमान में नाम क्या है, रावी। परुषणी नदी का नाम वर्तमान में क्या है, रावी नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, ठीक है। के तट पर लड़ा गया जिसमें भरतों के राजा कौन थे, सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस युद्ध में क्या हुआ, जो दसराग युद्ध हुआ था इसमें भरतों के जो राजा सुदास थे उन्होंने एक साथ 10 राजाओं को हरा दिया, एक 10 राजाओं का संघ था उसको हरा दिया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन जो थे अनु, दु, यदु, पुरु, तरबुसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इसमें क्या था, जो संघ थे 10 लोगों का संघ जो बना था 10 राजाओं का, इसमें 5 ये थे अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु, और जो 5 लघु जनजातियां थीं उनके समूह का जो राजा था वो पुरोहित था, विश्वामित्र थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन में तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल
ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो। तो इसका राइट आंसर है 9वां मंडल। जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का वो किसको पूर्णतः सोम को समर्पित था। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल, ये आप सबको पता ही होगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028। नवन जो नवा मंडल है के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। नवे मंडल में कितने मंत्र हैं? 114 मंत्र दिए हुए हैं और जो पूरे के पूरे सोम को समर्पित हैं। सोम जो है, सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम जो है वो आर्यों का क्या था? मुख्य पेय पदार्थ था। ठीक है, जिसे जो मूंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ये सोम जो सोम रस जिसको भी कहते हैं आज के ज़माने में, ये सोम है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता था? मूंजवंत पर्वत से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्गों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। और जो ऋग्वेद का पहला 10वां मंडल और जो पहला मंडल है प्रथम वाला, ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं। ये सबसे नए हैं, इस इनको सबसे बाद में जोड़ा गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा पहला और 10वां मंडल सबसे आखिरी में जोड़े गए हैं और ये सबसे नए मंडल हैं। और जो 10वें मंडल में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया हुआ है और जो नवा मंडल इसमें 114 मंत्र दिए हुए हैं जो पूरे के पूरे सोम को समर्पित हैं। सोम क्या है? मुख्य पेय पदार्थ आर्यों का जो मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये ऊपर देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। नवा मंडल जो है वो किसको समर्पित है? तो ये सोम और इस पे पर नामाकृत देवता जो है उसको समर्पित है। ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन बीपीएससी में। फिर से वही एक्सप्लेनेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र किस पुस्तक, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन दिया हुआ है उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है, ये ध्यान में रखिएगा। और यह जो मंत्र है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित है यह मंत्र? गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में वर्णित है। और इसकी रचना किसने की? इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? भारत में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया? ऑप्शन दिया हुआ है योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वैशेषिक। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जो परमाणु सिद्धांत है भारतीय दर्शन में वो वैशेषिक ने प्रतिपादित किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण जो है वह किससे हुआ? अणु से हुआ है। महर्षि कणाद जो हैं इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद। कौन है? कणाद हैं इसके प्रवर्तक वैशेषिक दर्शन के। और इनके अनुसार जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो अणु से हुआ है। जैसे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी में भी दिया हुआ है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो एक छोटे से मूलभूत कण से हुआ है। वैसे ही ये दर्शन भी बताता है कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो एक अणु से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है कुंडल ग्राम, पाटलिपुत्र, वैशाली और मगध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंडल ग्राम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो महावीर स्वामी है जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर भी कहा जाता है। कुंडल ग्राम को ऑप्शन में कभी कभी क्या पता कुंडल ग्राम की जगह आपको कुंडलपुर दे दे।
कुंडल ग्राम या कुंडलपुर पे हुआ था, वैशाली के निकट है। कहाँ पड़ता है ये कुंडल ग्राम? वैशाली के निकट। 599 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये सब चीजें आपको पता होंगी, बार बार पढ़ते रहते हैं। जो लिच्छावी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ थे, इनके पिता सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। सिद्धार्थ जो है इनके पिता का नाम है महावीर स्वामी का, और सिद्धार्थ नाम जो है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लिया गया है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है। जो सिद्धार्थ जो नाम है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी था। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, प्राचीन संस्करण की जो पुरानी सीरीज थी एनसीईआरटी की, उसमें महावीर स्वामी का जो जन्म दिया हुआ है जो 540 बीसी दिया हुआ है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि को अपने पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि जो रियल डेट है महावीर स्वामी के बर्थ की वो 599 ईसा पूर्व ही है। क्योंकि लोग कंफ्यूजन में इसलिए रहते हैं, जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें 540 ईसा पूर्व दिया हुआ था। आगे देखते हैं। क्योंकि महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध के पहले के काल के थे। महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो महावीर स्वामी का जन्म है उसको 599 ईसा पूर्व ही ध्यान रखना है। पुरानी एनसीईआरटी में 540 दे दिया गया था, इसलिए वो गलत है। और महावीर जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन जो हैं 24वें तीर्थकर जैनों के, उनकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है। उनकी मृत्यु सॉरी कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है राजगीर में हुई थी, ऑप्शन बी में सांची में हुई थी, ऑप्शन सी पावापुरी में हुई थी, ऑप्शन डी समस्तीपुर में हुई थी। तो अगर आप एलिमिनेशन में लगाते हैं ना तो समस्तीपुर पावापुरी, ये तो हटाई, समस्तीपुर तो हटा ही देंगे। ऑप्शन इसका राइट आंसर है पावापुरी। तो आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। यह पढ़ लिया। सिद्धार्थ यात्रा कुल के वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। लगभग कब इनकी डेथ हुई है? 527 ईसा पूर्व में, लगभग 72 वर्ष की आयु इनकी हो गई थी। राजगृह के समीप पावापुरी में नामक स्थान में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कहाँ पे शरीर त्यागा? राजगृह के समीप पावापुरी स्थान पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला जमाली, दूसरा योसुद, तीसरा विपिन, चौथा प्रभास। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जमाली, ये इसका राइट आंसर है। प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। ये सब तो देख लिया, जन्म कहाँ पे हुआ था, इनकी माता का नाम और प्रियदर्शनी पुत्री इनकी कौन थी? प्रियदर्शनी नामक पुत्री उत्पन्न हुई, उसका विवाह जमाली नाम के व्यक्ति से हुआ। जो जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के कौन थे? दामाद थे। ठीक है, और वही इनके प्रथम शिष्य भी बने। ये बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो महावीर स्वामी के जो दामाद थे जमाली, उन्होंने कौन से एक नए संप्रदाय का शुरुआत की, तो आंसर इसका राइट होगा बहुरतवाद। बहुरतवाद की संप्रदाय की शुरुआत की जमाली ने। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता था, एक ग्रुप होता था महावीर स्वामी के समय गणधर नाम का, जिसमें 11 शिष्य होते थे, 11 लोग होते थे जो उनके शिष्य थे। उनमें 11 शिष्य में कौन कौन होते थे? गणधर में कौन कौन था? इंद्रभूति आते हैं, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई हैं। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई हैं। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मांडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभाष, ये इनके गणधर के सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में कौन है जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उप पूर्व?
कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा 14 पूर्व। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले 14 पूर्व क्या है डायरेक्टली, तो समझ में नहीं आएगा है क्या है। ये जो 14 पूर्व है वो जैन ग्रंथ है, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में क्या हुआ? संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। कौन? अंतिम नंद राजा के समय में जो संभूत विजय भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया। जो पहली जैन सभा हुई थी उसमें क्या हुआ? 12 अंगों में जैन सिद्धांतों के संकलन का किया गया। जो पहली जैन सभा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रथम जैन समिति कहाँ पे हुई थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? ऑप्शन दिया हुआ है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? पहला धर्म चक्र प्रवर्तन बेसिकली क्या है? इनका पहला उपदेश होता है, पहले उपदेश को इनके कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सारनाथ। सारनाथ में उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश दिया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे, ये आपको पता ही होगा। कौन सी उम्र में प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्षों की साधना की उन्होंने, तब जाके लगातार उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को ध्यान रखिएगा, ये बुद्ध से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। बुद्ध की कई सारी चीज़ें वैशाख पूर्णिमा में कोई घटित हुई हैं बुद्ध से संबंधित। आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाएं। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन बुद्ध कहलाएं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। गुरु बेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम आए, वर्तमान में सारनाथ। ऋषि जो सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ऋषि पत्तनम कहते थे इसको। ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषि पत्तनम है, या ऋषि पत्तनम का वर्तमान नाम क्या है? सारनाथ, ठीक है। यहाँ पर क्या किया उन्होंने? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, और ये जो पहला उपदेश दिया इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश जो है दुख दुख के कारण दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और उसका समाधान कैसे होगा, ये 4 आर्य सत्य कहलाते हैं जो उन्होंने पहले उपदेश में अपने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कुशीनगर। महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ इनका? कुशीनगर पे, ये ध्यान रखिएगा। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण जो है जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या हुआ? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ये आपने देख लिया। उसके पश्चात बौद्ध प्रचार के लिए कपिल वस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कब किस राज्य में हुआ? कौशल राज्य में। कौशल नरेश कौन थे उस समय? प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। कौशल नरेश जो प्रसेनजीत हैं उन्होंने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध धर्म ग्रहण किया। अपना प्रचार करते हुए वह कहाँ पहुँच गए? मल्लों की राजधानी पावा में पहुँच गए। वहाँ एक चुंद नामक लुहार था। कहाँ पे? मल्लों की राजधानी पावा में एक चुंद नामक लुहार था, उसकी आम्र वाटिका में ठहरे ये। फिर उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। सूकर मद्दव क्या है बेसिकली? अब सूकर मद्दव को समझे तो इसको सुअर का मीट कहते हैं। उनको खाने के दिया, जहाँ तक इसका यही कहते हैं। फिर इनको खाने के दिया, फिर इससे क्या हुआ? इनको रक्ता इसार हो गया।
और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंच गए। पावा में खाया था इन्होंने, और जब इतने उनका अतिसार होने लगा तब भी वो पीड़ा के साथ कुशीनगर पहुंचते हैं, और यहीं पे उन्होंने 483 ईसा पूर्व के आसपास लगभग 80 वर्ष की आयु में अपने शरीर का त्याग कर दिया। और ये शरीर का त्याग किया उसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपिटक किसकी धर्म पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वो किसकी धर्म पुस्तक है, किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन दिया हुआ है जैन, हिंदू, बौद्ध, पारसी। अगर इसमें आप एलिमिनेशन लगाते थे क्वेश्चन में, हिंदू और पारसी तो हटा ही देंगे अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है। बचता है जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध के लिए आप जैन में अलग एक 3 सिद्धांत दिए हुए हैं, और ये जो रिलेटेड है त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? त्रिपिटक ग्रंथ। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या किया गया? इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? सॉरी, वो चार्जिंग फोन में लगाने चले गए थे, अपना टैबलेट चार्जिंग में लगाने चले गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे। जो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया, और जो 3 भागों में बांटा गया उसी को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक के नाम इस प्रकार हैं। पहले को विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं दी गई हैं। ठीक है, विनय पिटक में क्या दिया हुआ है? संघ से संबंधित नियम और आचार की शिक्षाएं दी हुई हैं। सूत्र पिटक किससे संबंधित है? ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, विनय पिटक किससे संबंधित है, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सूत्र पिटक जो है महात्मा बुद्ध के वचन से संबंधित है, और अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक सिद्धांत दर्शाता है, इसके बुद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। कौन? अभिधम्म पिटक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न या 3 रत्न जिनमें सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, और जैन धर्म, और ईसाई धर्म। और पांचवा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में एक से अधिक। तो ये इसका राइट आंसर होगा, वो होगा जैन धर्म। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन से साधन? सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान। ठीक है, कौन कौन से 3 आचरण बताए गए हैं, 3 साधन बताए गए हैं, सॉरी। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। और जो बुद्ध धर्म है त्रिपिटक है, और जैन धर्म में त्रिरत्न त्रिरत्न है। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। जो सम्यक धारण मतलब दर्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध और जैन धर्म में कौन सी बात में समानता नहीं है? ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। कौन सी बात इन दोनों में समान नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो इन दोनों में समान नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने क्या मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, वो कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बताया? घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बताया? कि शरीर त्याग और घोर तपस्या करनी होगी, तब जाके आपको मोक्ष प्राप्ति हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ऑप्शन दिया हुआ है तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, षष्टम पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी, किस पीढ़ी का है जो बोधि वृक्ष है बोध गया में अभी जो स्थापित है? तो इसका राइट आंसर होगा पांचवी पीढ़ी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है। जो महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है वह वृक्ष नहीं है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठकर ज्ञान प्राप्ति की थी।
एक यात्री हैं हेनसांग जो इतिहासकार भी माने जाते हैं, उनके अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट जो शशांक हैं उसने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं यह 5वीं पीढ़ी का है, या 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया था। तो जो जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी, जो वर्तमान में वृक्ष है या वह नहीं है। जो महात्मा बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की थी उसको जो सम्राट शशांक है उसने नष्ट कर दिया गया था, उसने नष्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जो अलेक्जेंडर कनिंगम आए उन्होंने जो वर्तमान में जो वृक्ष हम लोग देख रहे हैं उसको लगवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने या उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंगम द्वारा लगवाया गया था। बोधि वृक्ष जो है पुष्यमित्र शुंग ने भी लगवाया था, पूर्व वर्मा ने और सम्राट अशोक इन्होंने लगवाया था बोधि वृक्ष, अन्य तथ्य के अनुसार ये बताया जाता है। अतः जो छठी पीढ़ी का वृक्ष है, अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट में इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया। अब जब सरकार ने बताया है तो बिहार सरकार की पर्यटन विभाग की वेबसाइट में क्या दिया हुआ है कि 5वीं पीढ़ी का है, इसलिए अगर क्वेश्चन आता है पेपर में इससे रिलेटेड तो आप 5वीं पीढ़ी आंसर लगाएंगे। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? जो बराबर पहाड़ियों पे जो गुफाएं हैं उसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो देखते हैं किसने उपयोग किया था आश्रय गृह का बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में का। तो इसका राइट आंसर आजीविकों ने जो है, जो आजीवक हैं संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने बराबर पहाड़ियों की में जो गुफाएं हैं उसका उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मौर्य युग में क्या हुआ? पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास गृह बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। अशोक के समय जो बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में कौन कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध हैं? सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा, ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय से संबंधित कौन है? यह क्वेश्चन कई बार आया, आपको पता होगा। आजीवक संप्रदाय से संबंधित मक्खली पुत्र घोषाल हैं। ऑप्शन इसमें दिया हुआ था कौन कौन से? आनंद, राहुल, राहुलोभद्र, भूपाली, मक्खली घोषाल। तो मक्खली घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। ये जो मक्खली पुत्र घोषाल हैं वो प्रारंभ में किसके शिष्य थे? महावीर स्वामी के। ठीक है, बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर दी। बाद में क्या हुआ? इनमें मतभेद हो गया और इन्होंने महावीर की शिष्यता का त्याग कर दिया और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत जो था नियतिवाद कहलाता है। आजीवक संप्रदाय का जो मत है उसको क्या कहते हैं? नियतिवाद, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। नियतिवाद का मतलब क्या होता है? जो संसार की प्रत्येक वस्तु है वो भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। तो ये इनका नियतिवाद सिद्धांत है। किसका? मक्खली घोषाल का, जो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है उदयन, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्मानंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन। कौन है? उदयन। देखते एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की। गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी इसकी। कहाँ पे स्थापना की पाटलिपुत्र की? गंगा नदी और सोन नदी का संगम यहाँ पे है, वहाँ पे पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। ये आपसे पूछा जा सकता है मगध साम्राज्य में ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने अपनी राजधानी जो थी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? उसका नाम कौन है? उदयन। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। कौन सा नगर? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में
इसका चयन किया गया उदयन द्वारा, ये हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में देख लिया। हर्यक वंशी शासक उदयन, ये कौन से वंश का शासक था उदयन? हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। उदयन कौन से वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। और इसका एक उदयभद्र भी कहते हैं इसको, इसका एक और नाम है उदयभद्र। इसके शासनकाल में क्या गंगा और सोन नदी की घाटियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, किसने पाटलिपुत्र बताया? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का जो पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छावी। तो इसका आंसर है लिच्छावी। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छावियों द्वारा स्थापित किया गया है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। राज्य का प्रमुख जो होगा वो निर्वाचित होगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। वैशाली के लिच्छावियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सरप्रमुख थे। लिच्छावी कौन थे? वज्जी संघ के सरप्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन दिया हुआ है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर है राजगृह, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। राजगृह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गिरिव्रज के नाम से भी। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहदत्त वंश था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदरथ था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। इस वंश से पहले जो राजा बृहदत्त था, बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रारंभिक या प्रथम प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था। या किससे संबंधित है बिंबिसार? हर्यक वंश से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिंबिसार किससे संबंधित है? हर्यक वंश से संबंधित है। इसकी मृत्यु कब हुई? 492 ईसा पूर्व में। किसकी मृत्यु? बिंबिसार की, जो हर्यक वंश से संबंधित है। इसके पश्चात जो है अजात शत्रु आए और मगध के शासक बने। अजात शत्रु के पुत्र उदयन आए, फिर उन्होंने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, ये हमने ऊपर देख लिया। तो सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजात शत्रु, फिर उदयन, ये लाइन से इनका सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर हमने पढ़ लिया, फिर से देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है मौर्य, नंद, हर्यक, गुप्त। तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर हर्यक वंश। अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। इसको कई बार हमने ऊपर रिपीट कर दिया बोल बोल के। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलता हूँ ना, ताकि आपके दिमाग में सही से बैठ जाए और ध्यान रहे आपको चीज़ें। तो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लिया ऊपर, फिर भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ। और मगध का शासक जो अजात शत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। मगध का शासक अजात शत्रु जो है वो अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार, उनकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। फिर इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने कर दी। जिस हिसाब से ये अपने पिता की हत्या करके बैठा था, उसी तरह उदयन ने भी बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी हासिल करी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की जाती है। सैंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की जाती है, किसने बताया ये? विलियम जोन्स, विंसेंट स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर विलियम जोन्स। विलियम जोन जो है वो बताते हैं कि सैंड्रोकोटस से ही चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान होती है। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। एरियन
प्लूटार्क ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया गया। सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। और एंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? एरियन और प्लूटार्क, इन्होंने एंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन जो है सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन के अनुसार भी सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन दिया हुआ है कनिंघम, एएस दानी, जेम्स प्रिंसप या व्यूलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसप। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वर्ष 1937 में क्या हुआ? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने, जेम्स प्रिंसप नामक एक अंग्रेज है, उसने अशोक के लेखों जिनका ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन था उसके, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम पी की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली। क्या दिया हुआ? जेम्स प्रिंसप नामक अंग्रेज ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया और किंतु उन्होंने क्या किया कि देवनाम पी की पहचान सिंहल राजा तिस के रूप में कर दी। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुसूतियों दीपवंश महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 में मास्की कर्नाटक से लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। 1915 में मास्की जो कर्नाटक मास्की अभिलेख कहाँ पे मिला? कर्नाटक में, उसमें अशोक का नाम पढ़ लिया गया 1915 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया, सबको पता होगा, तो इसको लगा लीजिएगा आपको। एक्सप्लेनेशन में पढ़ देता हूँ इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनिसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक कौन थे? नियार्कस, आनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस और मेगास्थनीज, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका में मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है उस पुस्तक को। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इंडिका का लेखक कौन है? फिर से रिपीट हो रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ जो चीज़ ऊपर नहीं दी हुई है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उसके अनुसार क्या है? जो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन है वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नगर प्रशासन की जो नगर प्रशासन में 6 समितियां होती थी और समितियों में प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समितियों का कार्य क्या था? बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। बिक्री कर जो है या विक्रय कर, उसका वसूला किस हिसाब से जाता था? जितना भी बिकता था उसका 10वां हिस्सा वसूल किया जाता था। 1/10वां भाग भी इसको कह सकते हैं। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, ऐसा मेगास्थनीज की पुस्तक में लिखा हुआ है। मृत्युदंड की सजा दी जाती थी जो कर की चोरी करते थे। अतः उत्तर बी विकल्प सही है, वो देव हमने पढ़ लिया। मेगास्थनीज दूत था किसका था? ऑप्शन दिया हुआ है सेलुकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। तो किसका दूत था मेगास्थनीज? सेल्यूकस निकेटर का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या दिया हुआ इसमें। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। पहली बात तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनी के यूनानी राजदूत था, यूनान से आया हुआ था। और किससे संबंधित था? सेल्यूकस निकेटर से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया था इसको। इससे पूर्व इसके पूर्व अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। ये जो मेगास्थनीज है इससे पहले अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा उसने उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन दिया हुआ जालोक, अवंती वर्मन, नंदी वर्मन, बृहदत्त। तो इसका राइट आंसर होगा बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त।
बृहदत्त की हत्या किसने उसके सेनापति द्वारा कर दी गई, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था। बृहदत्त की हत्या किसने कर दी, उसके जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे उसने बृहदत्त की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णित, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम जो है उनकी विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जूनागढ़, भीतरी, नासिक, सांची। तो कौन से अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, जूनागढ़। इसको ध्यान में रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ किससे संबंधित अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। ठीक है, ये जूनागढ़ कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, ये ध्यान रखिएगा आप। जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, वहां से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। जूनागढ़ अभिलेख में क्या क्या दिया हुआ है, रुद्रदामन के का भी उल्लेख किया हुआ है और अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति भी है इसमें जूनागढ़ अभिलेख में। साथ ही स्कंदगुप्त के 2 लेख का भी खुदे हुए हैं सब जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। आगे देखते हैं, यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। यह जो अभिलेख है अब तक प्राप्त सभी संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा राजा था जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ऑप्शन दिया हुआ है दशरथ, बृहदत्त, खारवेल, हुविष्क। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर, इसका राइट आंसर ये होगा खारवेल। खारवेल जो राजा था उसका जैन धर्म के प्रति बहुत झुकाव था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल कौन से वंश से संबंधित है, खारवेल चेदी वंश से। कलिंग का चेदी वंश शासक है खारवेल। प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्या है, जो उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर से कुछ दूर पर जो उदयगिरी की पहाड़ियां हैं वहां से हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसमें एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है उसका अभिलेख। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था यह इस अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, प्राकृत भाषा में। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है। महामेघ वाहन वंश से, चेदी वंश से, हमने भी ऊपर देख लिया है, सातवाहन वंश और रणभोजक वंश। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। कलिंग चेदी राजवंश संस्थापन महामेघ वंश नामक व्यक्ति था। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक जो है महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। खारवेल के इतिहास का अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो इसमें जो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन इसका आंसर होगा उपरोक्त में एक से अधिक, इस पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जो है अपनी रचना उन्होंने की थी एक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। जो प्राचीन भारत के नेपोलियन की संज्ञा जो दी है समुद्रगुप्त को, वो किसने दी है, विंसेंट स्मिथ इतिहासकार जो है उसने दी है। ठीक है, समुद्रगुप्त विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति मिलता है और इसके लेखक हरिसेन है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके लेखक हरिसेन है, उसमें क्या समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसमें,
हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। और जो समुद्रगुप्त है उसको भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने। गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था वे कौन है? गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था, ऑप्शन दिया हुआ है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। ये गुप्त सम्राट जो है जिसने हुडो को पराजित किया था उसका वो कौन है? स्कंदगुप्त। ये ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। हुडो का भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। जो हुण है उनका भारत में आक्रमण कब हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, लगभग 455 ईस्वी में। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुण आक्रमण का नेता खुसनेवास था। जो आक्रमण हुआ हुडो का स्कंदगुप्त के समय, उस समय जो हुडो का नेता कौन था? खुसैनवाज। ये जो आक्रमण हुआ था एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति का तेज कर दिया। डायरेक्ट तो इसका कोई असर नहीं रहा साम्राज्य पर, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में क्या हुआ कि इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं सदी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्र हुडो ने कब्जा कर लिया। बाद में क्या हुआ? 5वीं 6ठी शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुडो ने उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया, किसकी? स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा आप। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अपरहत कहा जाता है किस प्रकार की भूमि को? ऑप्शन दिया हुआ है बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या जोती हुई भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अपराहत किसको कहते हैं? बिना जोती हुई भूमि को, बिना जोती हुई जंगली जो भूमि है उसको अपराहत कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, अपराहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। ये जो टर्म है ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम में, तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। अपराध भूमि किसे कहा जाता है? ये बिना जुती हुई भूमि है और ये गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का एक पद है। गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था से संबंधित है यह पद, अपराध भूमि का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की? चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की? ऑप्शन दिया हुआ है 515 से 520, 525 से 29, 545 से 52, 592 से 597। या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर यह है 515 से 520 ईस्वी के आसपास चीनी यात्री जो सुंगयुन है उन्होंने भारत की यात्रा की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चीन के यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत में आया। इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित की थी। इसने क्या किया था? जो सुंगयुन यात्री आया था उसने बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी 3 वर्षों तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन दिया हुआ है फायान, हेनसांग, इत्सिंग, तारानाथ। तो इसका राइट आंसर होगा हेनसांग। इसको आप कुछ इस तरह याद कर रख सकते हैं कि एच से हर्षवर्धन होता है और एच से ही हेनसांग होता है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। उस समय वहाँ पे कौन सा शासक हुआ करता था जहाँ से वह आया था चीनी यात्री? तांग शासकों का उस समय वहाँ पे राज्य चल रहा था और 629 ईस्वी के आसपास लगभग ये भारत आया हिंसा। अपनी यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यूकी कहा जाता है। सी यूकी ग्रंथ है उसका है, जिसने किसने लिखा? हेनसांग ने। हेनसांग ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सी यूकी। उसमें किसने क्या भारत की यात्रा के संबंध में इतने चीज़ों को लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। तो इसका राइट आंसर होगा राजतरंगिणी। कल्हड़ की जो पुस्तक है वो राजतरंगिणी है।
ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कल्हड़ कल्हड़ जो है, कल्हड़ है जो राज तरंगिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा उन्होंने, कल्हड़ ने। इस ग्रंथ की रचना जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया गया है। ये जो रचना है राज तरंगिनी, वो किसके शासनकाल के आसपास पूरी की गई है? जयसिंह के शासनकाल के आसपास पूरी की है। किसने की है? कल्हड़ ने। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की इसी समय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र, ओदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बंगाल में स्थित है, बिहार में स्थित है, गुजरात में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बिहार। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है वो बिहार में स्थित है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। ओदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, ओदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, उदनापुर इसका एक अन्य नाम है, प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ओदंतपुर की जो स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। पाल वंश के संस्थापक जो हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है। इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। ये पाल वंश के संस्थापक जो हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है। कर्नाट वंश का कौन संस्थापक था? ऑप्शन है नान्य देव, नरसिंह देव, विजय देव, हरिदेव, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नान्य देव। नान्य देव जो है वो कर्नाट वंश का संस्थापक है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कर्नाट वंश के संस्थापक जो नान्य देव है, नान्य देव है, ये हमने ऊपर देख लिया। ये एक महान योद्धा थे, ये कुछ ध्यान रखने वाली चीज नहीं है, महान योद्धा सभी शासक होते हैं लगभग। नान्य देव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। जो नान्य देव है उन्होंने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल जो है मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश का जो शासनकाल है उसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, या श्याम सिंह। कौन था अंतिम शासक कर्नाट वंश का? तो ये इसके अंतिम शासक थे हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह, इसको ध्यान में रखिएगा। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की। ये जो हरि सिंह थे, कर्नाट वंश के अंतिम शासक, इन्होंने कौन सी व्यवस्था आरंभ की? पंजी व्यवस्था की शुरुआत की। कौन सी व्यवस्था? पंजी व्यवस्था की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? ये क्वेश्चन देखिएगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, सामने आई। धर्मशास्त्र के समय में चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में एक अन्य जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। कौन से? निर्वसित या अनिर्वसित। इनमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। जो पाणिनि है उन्होंने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पहले निर्वसित हैं और दूसरा अनिर्वसित है। जो निर्वसित शूद्र हैं इन्हें को ही अस्पृश्य माना जाता था। किनको माना जाता था? निर्वसित शूद्र को। ये ध्यान में रखिएगा। किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार। और ये कब स्टार्ट हुआ छुआछूत की चीजें? धर्मशास्त्र के आधार पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कनिष्क। बौद्ध धर्म की चौथी संगति, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ये संगति कहाँ पे हुई थी?
इसको ध्यान में रखिएगा। ये संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क किससे संबंधित है? कुषाण शासक से। और ये कौन सी संगति थी? चौथी संगति थी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जो चौथी संगति हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। अश्वघोष जो थे, अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। और सम्यक विचार तो किया गया, उसके साथ ही प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। जो 3 पिटक हैं बुद्ध धर्म के, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत्र पिटक, उस पर एक भाष्य लिखे गए। ठीक है। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। जो त्रिपिटक में जो लिखे गए भाष्य चौथी संगति में, इन्हीं को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। आगे दिया हुआ है कि उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। प्लस इसकी जो शासक कौन था इस समय मगध का? अजात शत्रु। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी ध्यान में रखिएगा। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और द्वितीय बौद्ध संगति आती है। फिर द्वितीय बौद्ध संगति जो है कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई? वैशाली में हुई। कब हुई? बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात। इस समय शासनकाल किसका था? कालाशोक का शासनकाल था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक अमीर। कौन अध्यक्ष थे? साबक अमीर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ये हमने पढ़ लिया है ऊपर। आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। यह भी हमने देख लिया। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध में 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है, कोई सुमेलित करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या सुमेल करना है। इसमें इनका जन्म कौन से स्थान पे हुआ था ये सुमेल करना है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? और इनका निधन कहाँ पे हुआ था? इन चीज़ों को सुमेलित करना है। तो इसमें क्या है ऑप्शन में? चलो देख लेते हैं। पहला जो है जन्म जो है बुद्ध का वो लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पे प्राप्त हुई? बोध गया में। प्रथम वाचन इनका सारनाथ में हुआ। और निधन इनका कहाँ? कुशीनगर में, जो मल्लों की राजधानी थी, पावापुरी के आसपास कुशीनगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समय लुम्बिनी वन में हुआ। यह सबको पता है। बोल दिया कि वैशाख पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। काशी के ऋषि पद्मम में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ऋषि पद्मम को ही सारनाथ भी कहते हैं। फिर क्या हुआ? कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जो पहला उपदेश दिया उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये सब चीज़ें हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? जाहिर सी बात है, अभी पढ़ के आए गौतम बुद्ध को। आगे बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ किस लिए बनवाया गया था? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे बोध गया में क्या? नहीं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाँ, ये आंसर इसका सही है। वो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ये भी नहीं। और ना ही है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी बोध गया में। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोध गया में छोड़ सको ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें जो जो चीज़ें लगभग सब पढ़ चुके हैं। इसमें ये नई चीज़ यहाँ पे ये दी गई है। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था 3री शताब्दी बीसी में। मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने इस स्थल पर। कब? 3री शताब्दी बीसी में। और ये जो मंदिर है पूरी तरह से ईंटों पर निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हो गया। कौन सा? ये जो मंदिर है बोधि मंदिर बोध गया में, ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल हो गया है सन 2002 में। इसको ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसमें
ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अशोक के शासनकाल में, तनिष्क के शासनकाल में, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या फिर हर्ष के शासनकाल में। किसके शासनकाल में इनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में इनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को। आगे बढ़ते देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है, चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट तो स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान जो शाखा थी बुद्ध धर्म की, उसमें क्या दिया हुआ है, बुद्ध धर्म को देवता माना गया है। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसको, उसमें जो बुद्ध को है वो देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी है। ठीक है, इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। वैशाली में। गणतंत्र क्रांति मैंने बता दिया था क्या होता है। इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि छठी ईसा पूर्व में गणतंत्र व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः छठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक दो राज्य ऐसे थे। कौन कौन से राज्य? वज्जी तथा मल्ल राज्य ऐसे थे जो जहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छावी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ये जो वज्जी है 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें लिच्छावी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, ध्यान ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? जो 16 के 16 महाजनपद हैं उनकी सूची किसमें उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, या फिर ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, या ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो आपने ऑप्शन देख ही लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय में षोडश या 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। यह अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के संबंधित है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इन्हें 16 जहाँ महाजनपद कहा जाता है। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये 16 के 16 महाजनपद हैं। ठीक है, इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक, जो एकमात्र महाजनपद है अस्मक, वो कहाँ पे? दक्षिण भारत में स्थित है। बाकी के बाकी लगभग सब उत्तर भारत में स्थित है। जन वसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। कौन सा सूत्र है? जन वसव सूत्र में कितने? 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है एक, जैनों का ग्रंथ है। कौन सा? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से दिए हुए हैं। जैनों का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिली है, लेकिन इनमें नाम जो है कुछ भिन्न प्रकार से लिखे हुए हैं। और जो अंगुत्तर निकाय उसमें नाम भी सही दिए हुए हैं और 16 के 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो उस समय किसका शासनकाल था? मौर्यों का शासन था, कुषाण का था, पाल का था, या गुप्त का था? किसका शासनकाल था? इसका राइट आंसर है गुप्त का शासनकाल था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नालंदा जो है एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। नालंदा क्या है? विख्यात बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय था। यहाँ दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। नालंदा कहाँ स्थित है? दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट स्थित है। कहाँ? नालंदा दक्षिण बिहार के राजगीर के निकट स्थित है। इसे ध्वंस इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे हुए हैं। इसको जो ध्वंस कर दिया गया था उसके जो अवशेष हैं बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। सर्वप्रथम किसने बौद्ध विहार को नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया? किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने। बाद में बुद्ध गुप्त तथा गुप्त बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्क शक्ति, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। इसका आंसर क्या है? बौद्ध धर्म दर्शन। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू क्यों की गई? क्वेश्चन दिया हुआ है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता। दूसरा ऑप्शन सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। और पांचवा क्या दिया हुआ है? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी भारत में मध्यकालीन में? मध्यकालीन भारत में कहीं लागू की गई थी मनसबदारी व्यवस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था किस लिए लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो सके इसलिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। मनसबदारी व्यवस्था एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला क्या था? पदाधिकारी की वरीयता क्रम, दूसरा वेतन, तीसरा सैनिकों के उत्तरदायित्व क्या होंगे। ये मनसब व्यवस्था के तहत निर्धारित होती थी ये बातें। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। जितने भी मनसब का उसको मिलता था सैनिकों को, उसके अनुसार उसको सैनिकों को रखना पड़ता था अपने पास। इस व्यवस्था से क्या होता था? राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिए। जो मनसबदारी व्यवस्था थी इससे क्या हुआ कि सैनिकों की प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव का जो उत्तरदायित्व था वो मनसबदारों पर डाल दिए, जिसके बदले मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण वाला है क्वेश्चन है। इसमें पहला कथन लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण दिया है ऐसा किस लिए हुआ कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चन क्या है कि कथन में दिया हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और कारण में दिया हुआ है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन इसमें पहला दिया हुआ है दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है दोनों कथन सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही आर गलत है। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आंसर बी है तो आर ए आर दोनों सही, लेकिन जो कारण दिया हुआ है वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। ये हमने ऊपर पढ़ लिया। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। ये भी हमने ऊपर देख लिया है। 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। तो इसका पतन किस लिए हुआ? 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। अगर कारण में ये दिया होता कि 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया, तो ए आर दोनों सही तो थे ही, उसके साथ ही व्याख्या भी इसकी सही हो जाती। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। ये इसका अदर कारण हो सकता है कि उन लोग को पैसों की आपूर्ति की कमी आ गई थी, लेकिन इसका जो मेन कारण है उसके वो यही है कि मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? जब मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ वो किस शताब्दी में हुआ? ईसा की 4वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी, पहली, दूसरी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ईसा की 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, गिरिब्रज। तो इसका राइट आंसर तो दिया हुआ है नहीं, क्योंकि इसमें मगध की राजधानी कई सारी थी। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में ऑप्शन ए सी दोनों सही है। मगध की राजधानी आरंभिक राजधानी कौन सी? गिरिब्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। जो गुप्त काल आरंभिक राजधानी कौन सी थी मगध की? गिरिब्रज थी। ठीक है, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था। पुराणों के अनुसार क्या जानकारी मिलती है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने क्या गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन दिया हुआ है ए में पाटलिपुत्र, बी में वैशाली और ऑप्शन सी में चंपा, डी में अंग। तो इसकी कौन सी प्रारंभिक राजधानी थी? एक से अधिक होगा इसमें आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कौन सा? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा शुंग, तीसरा गुप्त, चौथा कुषाण। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें किस राजवंश ने शासन किया नंदवंश के पश्चात मगध पर? तो इसका राइट आंसर मौर्य है। एक्सप्लेनेशन देख लेते क्या दिया हुआ है। नंद वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग वंश। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई। नंद वंश की स्थापना जो है वो शिशुनाग वंश का अंत करके की गई। नंद वंश में कुल कितने राजा हुए? 9 राजा हुए। पहला उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया। दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, राष्ट्रगोपाल। ये सभी राजा हुए, इसको पढ़ लीजिएगा आप। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। और स्पष्ट है कि विकल्प एक सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है भास, शूद्रक, विशाखादत्त, अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विशाखादत्त। विशाखादत्त कृत जो है मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसी वजह से इसको अभी ख़त्म करते हैं हम। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो।